गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि आप सभी बच्चे जहां भी हों खुश हों, स्वस्थ हों और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो है अबाउट वाइब्रेशनल मोड ऑफ ए कंटिन्यूस मीडियम ऑफ और नॉर्मल मोड स्पेक्ट्रम ऑफ ए मोनोएटॉमिक लैटिस एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इतना इसमें कॉम्प्लिकेटेड सा नाम नज़र आ रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। ये ऐसे बोलना चाहता है कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है किसी भी कंटिन्यूस मीडियम के अंदर कोई एक परमाणु जालक है, उसके वाइब्रेशन करने का मोड क्या है, किस तरीके से उसकी फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मीडियम जो है वो क्या है, कंटिन्यूस मीडियम दिया गया है, सतत माध्यम दिया गया है। ठीक है, हमने अभी जो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो सिंगल एटॉमिक यानी कि मोनो एटॉमिक या एक विमीय एक परमाणु जालक पढ़ा, फिर एक विमीय द्विपरमाणु जालक पढ़ा। तो दोनों में क्या था, लोअर जैसे के का कम मान लेते हैं या दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाला भाग होता है, के का अल्प मान होने का मतलब हो गया कि लैम्डा का मान ज़्यादा हो गया। तो लैम्डा का मान जब ज़्यादा है उस कंडीशन में ये वाला रीज़न जो था उसके अंदर हमें एक कंटिन्यूस मीडियम की भांति नॉन डिस्पर्सिव बिहेवियर जो है वो वेव का देखने को मिला था। वेव कौन सी, जो क्रिस्टल जालक के अंदर परमाणु व्यवस्थित हैं उनका अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष जो कंपन हो रहा है, वो कंपन या वो डिस्टरबेंस जो है वो क्रिस्टल जालक के अंदर एक प्रत्यास्थ तरंग की भांति गतिमान होता है। तो उस डिस्टरबेंस या विक्षोभ या वेव जो कि प्रत्यास्थ तरंग की भांति क्रिस्टल जालक के अंदर गतिमान होता है, उसका अध्ययन हमने किया। तो जो उच्च तरंगदैर्ध्य वाला प्रभाग था तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिला कि वेव फॉर्म जो है वो एक जो डोरी सतत कंटिन्यूस, जो जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी के अंदर जैसे कुछ भी कहीं भी किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कंटिन्यूस बिल्कुल, तो उस तरीके का बिहेव था। ठीक है, बट वो क्या है, जैसे प्रोग्रेसिव नहीं होती तरंग, क्या है, प्रगामी नहीं होती। प्रगामी तो मतलब जो चलती जाए, अप्रगामी जो दो सीमाओं के मध्य बंध जाए। तो अब जालक या क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल जालक जो होता है उसके अंदर तो हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि कोई वेव जो है वो एक सिरे से निकली और चलती गई, जा ही नहीं सकती। क्रिस्टल की कोई सीमा है, कोई लिमिट है कोई भी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है, परमाणुओं की आपस में इंटरेक्शन की वजह से अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। तो ऐसा ही हम लोगों ने क्या है, एक माध्यम जैसे उसमें तो क्या है उच्च तरंगदैर्ध्य वाले प्रभाग में हमें प्राप्त हुआ। अब हम लोग एक सतत माध्यम ले लेते हैं, हम सतत माध्यम पहले से ही ले लेते हैं और वो माध्यम क्या है, फाइनाइट लेंथ एल का है। ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने परमाणुओं की आपस में इंटरेक्शन को देखा। अगर वो इंटरेक्शन भी प्रत्यास्थ बलों की भांति हो रही है, उनके कंपन जो है वो सरल आवर्त गति के समान है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके अंदर भी अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है। तो किसी भी अप्रगामी तरंग को व्यक्त करने का जो तरीका है वो है UN इज इक्वल टू, जैसे ये UN विस्थापन को व्यक्त करता है nवें परमाणु के, तो A साइन kx, A एम्पलीट्यूड हो गया, kx x साइन ओमेगा t, ये है अप्रगामी तरंग को व्यक्त करने का तरीका। kx यहाँ पे तरंग संचरण नियतांक है और ओमेगा क्या है, आवृत्ति है। क्योंकि अप्रगामी तरंग जो होती है उसका समीकरण जालक के दोनों सिरों पर, जैसे पहला सिरा, पहले जो शून्यवां कण है या वहाँ पर उसका विस्थापन शून्य होगा और nवां कण जहाँ पर है उसके लिए विस्थापन जो है वो शून्य होगा, इस शर्त का पालन करता है। तो अगर ये 0 के बराबर हुआ तो दैट मीन्स साइन kx एन ए इज इक्वल टू 0, विस्थापन का जो पीरियोडिक फंक्शन है वो भी 0 के बराबर। तो साइन थीटा 0 होने का मतलब थीटा किसके बराबर है, एन पाई के बराबर है। थीटा एन पाई के बराबर है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी हो, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, 0। ओके, तो यहाँ से के एक्स बराबर आ गया एन एक्स पाई बटे एन ए। ओके, तो एन एक्स क्या होता है, 1 2 3 एन तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी।
ठीक है। तो के एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पाई बाई एन ए, तो एन एक्स पाई बटे एल, एल इज इक्वल टू एन ए जालक की लंबाई है। ओके, उसके बाद ये L इज इक्वल टू एन ए जालक की लंबाई समझ में आ गई। दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी होती है a, तो n परमाणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, एन ए, जालक की लंबाई भी यही हो जाएगी। ओके, सब दूरियों का जोड़ हो गया तो वो जालक की लंबाई आ गई। और L लंबाई का जो अगर मान लीजिए, ये तो क्या है एक विमीय जालक की बात कर रहा है, ठीक है। और ये इक्वेशन भी जैसे हमने x दिशा में गतिशील अप्रगामी तरंग के लिए लिखी है, तो अगर हम कहें कि जो ये L लंबाई का हम लोग एक सतत माध्यम मान रहे हैं वो एक विमीय ना हो करके त्रिविमीय हो, एक घनीय जालक में ले लें, तो फिर उस उपरोक्त अप्रगामी तरंग का समीकरण जो है वो क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उस अप्रगामी तरंग का समीकरण हो जाएगा यू एन इज इक्वल टू ए साइन एन एक्स पाई बाई एल एक्स, ये देखो यहाँ पे के एक्स है ना, उसका मान रख दिया एन एक्स पाई बाई एन ए, तो एन ए क्या है एल, तो एन एक्स पाई बाई एल, तो के एक्स की जगह तो रखेंगे एन एक्स पाई बाई एल, के वाई की जगह रखेंगे एन वाई पाई बाई एल, इसी तरीके से के जेड की जगह रखेंगे एन जेड पाई बाई एल, और साथ में वही एक्स वाई जेड और साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस तरीके से 3 डायमेंशन के लिए हम लोग इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ गया, ये वही के एक्स के वाई के जेड के मान आ गए। इनको आपस में आप गुणा कर दो, के इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके, तो वो बन गया के स्क्वायर, तीनों का वर्ग गुणा का, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर बन गया। तो इसको आप लिख सकते हो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये इसमें कॉमन आ जाएंगे सब में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसके पास पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर था ना, इस पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को इसके पास ले जाओ या इसके पास ले जाओ, तो उसके पास बन जाएगा के स्क्वायर एल स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, इन तीनों को लिख दो एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एल स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, के इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई वी, ठीक है। के इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई वी, ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पे क्या है, इक्वेशन नंबर 5 से स्पष्ट है कि घनीय जालक में संचरित विभिन्न विधाओं की आवृत्ति धनात्मक पूर्णांक एन एक्स एन वाई एन जेड पर निर्भर करती है। देखो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ रहा है, आवृत्ति का वर्ग एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी एन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। आवृत्ति कुछ भी हो वो धनात्मक ही आएगी, धनात्मक मान आएगा, और वो किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर मतलब एन एक्स एन वाई और एन जेड के समुच्चय पर निर्भर करेगा। एन एक्स एन वाई और एन जेड के समुच्चय या सेट पर निर्भर करता है। जालक में संचरित विभिन्न विधाओं की आवृत्ति, जो विभिन्न तरंगे संचरित होंगी उनकी जो आवृत्ति है वो धनात्मक होगी और इनके एक सेट पर निर्भर करेगी। और एन एक्स एन वाई एन जेड का कोई एक सेट या एक मतलब उनके अलग अलग वैल्यूज़ का एक सेट जो होगा ना, वो एक मोड ऑफ वाइब्रेशन को व्यक्त करेगा, कंपन विधा की किसी एक आवृत्ति को वो व्यक्त करेगा, ठीक है। अगर ये कहता है कि अगर ओमेगा तथा ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य संभावित कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम लोग एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। अब देखो ये ना एन स्क्वायर जो है ना वो एक्चुअल में 3 डायमेंशनल है, ये कोई एक्स या वाई तो है नहीं, ये एक्स वाई जेड तीनों है। और उसमें भी क्या है, जैसा ये इक्वेशन है एन स्क्वायर, जैसे ये इक्वेशन कैसा है, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एल स्क्वायर पाई स्क्वायर, या चाहे तो ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो ये एक स्फेयर के इक्वेशन के समान है। स्फेयर का इक्वेशन भी यही होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। तो ये एक स्फेयर के इक्वेशन के समान है। दैट मीन्स जो एन एक्स एन वाई एन जेड है वो मिल करके एक स्फेयर का निर्माण करेंगे, और उस स्फेयर की रेडियस क्या होगी, के स्क्वायर एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, यानी कि के एल बटे पाई, ये उसकी रेडियस होगी, के एल बटे पाई इसकी रेडियस होगी।
तो ये हमारा स्फेयर बन गया। लेकिन इसमें क्या है, एन एक्स एन वाई एन जेड के सब, जैसे यहाँ पे इसमें इस राइट साइड में एल ओमेगा है ना, यानी कि रेडियस ये भी है ना एल ओमेगा बटे पाई पी पाई वी। तो ओमेगा के जैसे सभी मान पॉसिबल होंगे अब इस स्फेयर के अंदर, तो हर हिस्से के अंदर ऋणात्मक धनात्मक सभी तरीके के मान होंगे। लेकिन हमें कौन से मान चाहिए, हमें केवल उसके धनात्मक मान चाहिए। धनात्मक मान तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होंगे, बाकी जगह तो उसके ऋणात्मक मान भी संभव होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि जैसे एन एक्स एन वाई एन जेड की एक समुच्चय को एक समुच्चय जो है वो एक कंपन विधा को या एक मोड ऑफ वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी के एक हिस्से को व्यक्त करता है। तो इसमें हम निर्देश तंत्र में एक मूल बिंदु मानकर और मूल बिंदु मानकर उसको केंद्र मानकर एल ओमेगा बटे पाई वी बराबर एन त्रिज्या का एक गोला खींचे। तो उसका जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम के 8वें हिस्से में क्या होगा, इस वॉल्यूम के 8वें हिस्से के अंदर जो एन एक्स एन वाई एन जेड होंगे उनके मान धनात्मक होंगे और उन सभी कंपन विधाओं को वो निहित करेंगे जिनसे मतलब जिनसे संबद्ध एन एक्स एन वाई एन जेड का समुच्चय 0 से n के मध्य होगा। क्योंकि अगर ये धनात्मक होंगे एन एक्स एन वाई एन जेड, तभी तो वो क्या करेंगे, ओमेगा का धनात्मक मान देंगे। वैसे तो इक्वेशन के अंदर तो स्क्वायर है, बट हमें क्या करना है, सेट ऐसा लेना है जिसमें सभी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो वो तो केवल इधर वाला जो क्वाड्रेंट है उसी के अंदर होगा और उसके अंदर पूरे स्फेयर का आयतन का 1/8वां हिस्सा ही आएगा जिसमें ये सारे पॉजिटिव होंगे। तो 1/8 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर मतलब एन क्यूब बराबर आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि एल ओमेगा बटे पाई वी को हमने क्या लिखा है, एन, तो यहाँ पे ये आ गया एन क्यूब। ये तो है 0 से ओमेगा के मध्य कंपन विधाओं की संख्या। अगर हमें ओमेगा तथा ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य कंपन विधाओं की संख्या देखनी है तो जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 1/8 गुणा 4/3 पाई और n की पावर 3 का करेंगे तो 3n² dn। ठीक है, ये आ गया, 3 से 3 गया तो पाई/2 n² dn, ये आ गया। तो n क्या है, एल ओमेगा बटे पाई वी और dn ये है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, l बटे पाई वी तो क्या है हमारा, यहाँ पे हमें डी ओमेगा ही करना है ना, इसको बाहर निकाल दो तो एल की पावर 3 बन गया और एल की पावर 3 क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो उसको वी लिख दिया और ओमेगा स्क्वायर पाई स्क्वायर वी स्क्वायर 2। ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ है। तो जेड ओमेगा डी ओमेगा, जेड ओमेगा क्या है, प्रसामान्य विधाओं का वर्णक्रमी वितरण फलन कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन कहलाता है। आवृत्ति का जो नॉर्मल मोड का जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से होगा वो बताता है ये फंक्शन। कोई भी जैसे माध्यम के अंदर जैसे तरंगे ठोसों के अंदर संचरित होती हैं, तो तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ प्रकृति की और अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। ठीक है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ अलग अलग तरीके की तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ जिनके कंपन कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे, और अनुदैर्ध्य का तरंगे जिनके कंपन जो होते हैं जैसे ये इकट्ठी हो गई फिर इधर दूर दूर फिर इकट्ठी हो गई, यानी कि इनके कंपन जो लीनियरली चलते हैं। अनुप्रस्थ के कंपन जो है वो इस तरीके से मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से वाइब्रेट होती है। ठीक है, तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है उनकी 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं और अनुदैर्ध्य की 1 होती है। तो यहाँ पे इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया। वीटी ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगों का वेग है, उसकी 2 ध्रुवण अवस्थाएं हैं, और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे इनकी केवल 1 ध्रुवण अवस्था है। ठीक है, तो ये आदर्श सतत माध्यम के अंदर संचरित होने वाली तरंगों की प्रसामान्य विधाओं का वितरण फलन है। ठीक है, मोड नॉर्मल मोड का डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है। नॉर्मल मोड मतलब एक तरीके से फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, आवृत्ति की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आवृत्ति वितरण फलन है एक तरीके से। शुरुआत के अंदर हमें इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही एक जगह बताया गया है फर्स्ट के अंदर कि जैसे दोलन स्वतंत्र दोलन करता हुआ जो कोई भी पदार्थ है तो उसकी आवृत्ति जो होती है वो केवल एक ही चर पर निर्भर करती है, उसको हम नॉर्मल मोड कहते हैं। ठीक है, तो वही है, ये आवृत्ति है ये।
तो संभावित 0 से अनंत आवृत्तियों तक इसका मान परिवर्तित होता रहता है। जेड ओमेगा आवृत्ति ओमेगा के वर्ग के अनुसार वृद्धि करता है, क्योंकि जेड ओमेगा क्या है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो जेड ओमेगा यहाँ पे रेज होगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं से ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कुछ डाउट्स हो तो पूछा करो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, धन्यवाद।